नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अजय वर्मा आपके साथ और आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स बाय अजय वर्मा। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है, इसका कारण हम इस क्लास में समझेंगे। आप कुछ एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। एक वीडियो चल रहा होगा, कुछ जीआईएफ चल रहे होंगे, आप देख सकते हैं कैसे कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजर जाने के बाद में कैसे अपने पथ से विचलित हो जाती है। जब कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाकर अपने पथ से विचलित हो जाए, वही क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यहाँ पे आपके बीच सेंटर में जो एक गिलास रखा होगा, गिलास में पानी भरते ही आपके एरो की पोजीशन चेंज हो गई। आप इसको चमत्कार मानेंगे, लेकिन ये एक फिजिक्स का एग्जाम्पल है। अगर फिजिक्स के नियमों का हमें ध्यान है तो हम इनको अपने घर पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। एक लेजर लाइट है जो किसी एक ग्लास के स्लैब से निकल रही है, लेकिन आप देखेंगे कुछ पर्टिकुलर जैसे ही एंगल चेंज हो रहा है स्लैब के साथ में, तो आपकी प्रकाश की किरण भी उस ग्लास स्लैब के अंदर अपना एंगल चेंज करती जा रही है। लेकिन जो लास्ट में जो प्रकाश की किरण निकल रही है, वो जो शुरुआती आपतित प्रकाश की किरण है, वो उसके समांतर निकल रही है। इन्हीं चीजों को हमें इसमें समझना है, और इसको समझने के लिए हमें प्रकाश के अपवर्तन के नियम और कुछ जो घटनाएं होती है उनको ढंग से समझना पड़ेगा, तभी हम अपवर्तन को बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों, अगर मैं प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा की बात करूं तो हमारे पास परिभाषा है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में जाने पर अपने पथ से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ये सीधा सीधा बोल रहा है भैया कि यदि कोई प्रकाश की किरण है, किसी पारदर्शी माध्यम में से आ रही है और दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, जब इसका पथ अपने ओरिजिनल पथ से विचलित हो जाए दूसरे माध्यम में, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। परावर्तन क्या होता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाते हैं, लेकिन अपवर्तन में अगले माध्यम में हम ट्रांसमिट हो जाते हैं। आपकी आंखों के सामने कुछ एग्जाम्पल दे रखे होंगे, ध्यान से देखिएगा। एक ग्रीन लेजर लाइट को जब छोड़ा जाता है ग्लास स्लेब पर, ग्लास आप जानते हैं पारदर्शी माध्यम होता है, उसके आर पार हम देख सकते हैं, ठीक है। और हवा में हम लेजर लाइट को छोड़ते हैं और ग्लास स्लेब के एक सरफेस से टकराकर वो लेजर लाइट ग्लास स्लेब के अंदर जाती है, तो आप देख सकते हैं आपकी प्रकाश की किरण सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ देर बाद देखेंगे जैसे एंगल चेंज हो रहा है, तो आपकी प्रकाश की किरण भी कुछ ना कुछ एंगल को चेंज कर रही है उस ग्लास स्लेब के अंदर। सेकंड ऑप्शन में भी ऐसे ही देख सकते हैं, सेकंड डायग्राम में सीधी जानी चाहिए थी आपकी प्रकाश की किरण, लेकिन ग्लास स्लेब के कारण क्या हो गई, ये मुड़ गई, क्योंकि यहां पर माध्यम क्या हो गया, बदल गया। एक तरफ माध्यम था, एक तरफ माध्यम क्या था, एक तरफ माध्यम था वायु, एक तरफ माध्यम हो गया ग्लास। फिर से ग्लास माध्यम से हम किधर जा रहे हैं, हवा में। जब माध्यमों में परिवर्तन होता है तो अपवर्तन होता है प्रकाश का। इस वाले में देखो ये सीधी सीधी इधर जानी चाहिए थी, लेकिन ये इधर मुड़ जा रही है, क्योंकि हम हवा से ग्लास में जा रहे हैं, फिर ग्लास से फिर हवा में जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी। प्रकाश किरण का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में जाने पर अपने पथ से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपने पथ से विचलित हो जाना ही प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब इसको अपन थोड़ा प्रैक्टिकल वे में इसको ढंग से समझे, इसके पीछे फिनोमिना क्या यूज हो रहा है उस चीज को हम जानेंगे, क्या हो क्या रहा है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देख सकते हैं इसी डायग्राम को लेके हम चलेंगे, ठीक है ना। ये जैसे प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, इसको अपन बेसिक तरीके से 3 स्टेपों में डिवाइड करके समझेंगे। ठीक है, पहला स्टेप है, ये ग्लास स्लेब लिया मैंने। अब ग्लास स्लेब में जहां पर मेरी प्रकाश की किरण टकराएगी, वहां पर मुझे एक लंब खींचना पड़ेगा। देखो दोस्तों, इस प्रकाशीय ज्यामिति में लंब का बहुत बड़ा रोल है। लंब हमेशा सरफेस के क्या होगा, लंबवत होगा। ठीक है, तो लंब लेते हैं,
ये लंब ले लिया, मतलब इस लंब पर, ये लंब जिस भी पॉइंट पर यहाँ पर टकरा रहा है वहां पर मैं प्रकाश की किरण को छोड़ूंगा अब मैं। ठीक है, आपकी प्रकाश की किरण कायदे से देख सकते हैं, मैंने इधर से ऐसे छोड़ी, कैसे छोड़ी, ऐसे, ठीक है ना। तो प्रकाश की किरण कैसे जानी चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी। कैसे जानी चाहिए थी, बिल्कुल सीधे जानी चाहिए थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश की किरण किधर हो गई, मुड़ गई, जैसा कि आपको इस साइड में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, प्रकाश की किरण मुड़ जा रही है। कायदे से अपन को किधर जाना चाहिए था, मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये हो गया है। ठीक है ना, ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन हमारी प्रकाश की किरण किधर गई, इधर चली गई। तो हुआ ना अपवर्तन। जब एक माध्यम से आप दूसरे माध्यम में जा रहे हो, देखो इस माध्यम से, हवा वाले माध्यम से कांच वाले माध्यम में जा रहे हो, तो आपकी प्रकाश की किरण का क्या हो गया, पथ विचलित हो गया। सीधा जाना चाहिए था, लेकिन पथ का क्या हो गया, विचलन हो गया। ये प्रकाश का अपवर्तन है। अगला देखते हैं। अगले केस में फिर से मैंने ग्लास स्लेब लिया, लंब लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अभी हम हवा से ग्लास में गए थे, अब ग्लास से, हवा से ग्लास में, फिर ग्लास से वापस किस में जाएंगे, हवा में जाएंगे। तो क्या होता है देखते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहां पर हवा में, ठीक है, और यहां पर ग्लास में, और यहां पर फिर से वापस हवा में। तो यहां पर देख सकते हैं लगातार माध्यम का क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो जब जब माध्यम का परिवर्तन होगा तब तब प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन होगा। लेकिन माध्यम याद रहे पारदर्शी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, अपवर्तन होगा। आप ऐसा पदार्थ लेके आ गए जिसके आर पार क्या नहीं जा सकती, प्रकाश की किरणें नहीं जा सकती, तो वहां पे अपवर्तन नहीं होता फिर। ठीक है ना, या तो परावर्तन होगा या फिर एब्जॉर्प्शन होगा, सीधा सीधा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसमें भी समझाऊं मैं। ये प्रकाश की किरण कायदे से किधर जानी चाहिए थी, सीधी जानी चाहिए थी। ठीक है, सीधी जानी चाहिए थी, चली गई सीधी, ऐसी जानी चाहिए थी। लेकिन प्रकाश की किरण किधर चली गई, आपकी प्रकाश की किरण यहां से इधर चली गई। अब इधर भी देखो, ये इधर सीधी ऐसे जानी चाहिए थी, सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन किधर चली गई, ये आपकी प्रकाश की किरण इधर चली गई। ठीक है, और खास बात क्या होती है, ये जो शुरुआत आपतित व प्रकाश की किरण थी, इसको मैंने लंबा खींचा, और ये लास्ट वाली जो निर्गत वाली है, निर्गत प्रकाश किरण है, वो लास्ट वाली जो निर्गत प्रकाश किरण है और जो आपतित प्रकाश किरण है, ये एक दोनों क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। क्या होती है, समांतर होती है। ये भी रिजल्ट निकल के आया। लेकिन बस शर्त क्या होनी चाहिए, जो शुरुआत का आपका जो माध्यम है, लास्ट का माध्यम भी वही होना चाहिए, तभी ये समांतर होती है। अगर माध्यम दूसरा होता ना, ये तीसरा वाला अलग माध्यम होता पहले वाले माध्यम से, तो यहां पर ये समांतर नहीं होती, फिर प्रकाश की किरण कुछ और अलग एंगल बना रही होती। ठीक है, अब यहां पे खास बात देखेंगे भाई साहब, कि यहां पर तो एंगल बड़ा है, क्या है, एंगल बड़ा है, और जैसे मैं बताता हूं, यहां पर एंगल बड़ा है, ये थीटा मान लेता हूं, यहां पे एक्स मान लेता हूं, यहां पे भी एक्स ही होगा, क्योंकि लंब एक दूसरे के समांतर होते हैं। एकांतर कोण हो गया, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, एक्स एक्स, और जो ये वाला कोण होगा वो थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये वाली किरण और ये वाली किरण एक दूसरे के क्या है, समांतर है, और लंब से सेम कोण बनाएगी। ठीक है, ये याद रखना। और खास बात क्या है, ये वाला एंगल बड़ा है, ये वाला एंगल छोटा है, ये वाला एंगल छोटा है, ये वाला एंगल बड़ा है। तो कहीं ना कहीं माध्यम का रोल है इसमें, एंगल के चेंज होने पर माध्यम का बहुत बड़ा रोल है। तो यहां पर पता चलेगा कि कुछ माध्यम होते हैं सरल सघन माध्यम, कुछ होते हैं विरल माध्यम। ठीक है ना, मतलब हाईली डेंस होते हैं, और कुछ बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, रेयर मीडियम होते हैं। ठीक है ना, तो उन चीजों को भी अपन को देखना पड़ेगा। जैसे सघन माध्यम होंगे तो आपकी प्रकाश की किरण लंब की ओर मुड़ जाएगी, अगर विरल माध्यम होगा तो आपकी प्रकाश की किरण लंब से दूर की ओर जाएगी। ये रिजल्ट हमेशा याद रखना, मैं अभी बोल रहा हूं, बाद में भी समझाऊंगा, कि जब भी भाई साहब सघन माध्यम होगा, अगर हमारी प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जाती है, विरल से सघन माध्यम में,
तो क्या होगा, हमारी प्रकाश की किरण लंब की ओर मुड़ेगी, लंब की ओर, मतलब एंगल छोटा होगा। और जब हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे, विरल माध्यम में जाते हैं तो हम लंब से दूर की ओर जाते हैं, लंब से दूर। ये रिजल्ट याद रखना, यहां पे थीटा छोटा होगा और यहां पर थीटा बड़ा होगा। जब भी विरल माध्यम में जाओगे थीटा बड़ा होगा, मतलब एंगल बड़ा बनाएगी। जब भी सघन माध्यम में जाओगे तो एंगल छोटा बनाएगी, ये याद रख लेना, ठीक है। अब इसमें कुछ एंगल मैं आपको बता देता हूं, ये याद रखना। जैसे ये मेरा माध्यम हो गया, ठीक है ना, ये हो गया आपका सबसे पहला, जो शुरुआती में आपतित किरण के साथ और लंब के साथ जो एंगल बनता है उसे आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और इसको बोलते हैं आई, एंगल आई, ठीक है ना। इसके बाद जब दूसरे माध्यम में जाते हैं, जब हमारा क्या होता है, अपवर्तन होता है, ठीक है ना। कायदे से इधर जाना चाहिए था लेकिन आपके प्रकाश की किरण इधर मुड़ गई, ठीक है ना। तो एक कोण बनेगा, इस अपवर्तन हुआ तो अपवर्तित किरण के साथ और लंब के साथ एक कोण बनेगा, उसे बोलेंगे अपवर्तित कोण, अपवर्तित कोण, ठीक है ना। इसको भी आर से डिनोट करेंगे। भाई साहब ये रिफ्लेक्शन वाला नहीं है, ये रिफ्रैक्शन वाला है। क्या है? रिफ्रैक्शन वाला आर। रिफ्लेक्शन वाला मत समझना, ये रिफ्रैक्शन वाला आर होगा। और यहां पर एंगल आई एंगल आर के बराबर नहीं होता है, ये याद रख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। ये नियम और समझेंगे अच्छे से एलिबोरेट, लेकिन कुछ बातें मुझे लगा कि अभी बता देनी चाहिए, इसलिए मैंने बता दी। वापस दोबारा से फिर से हम डिस्कस करेंगे, आगे चलते हैं, ठीक है। ये मैंने फिर से ग्लास स्लैब ले लिया, लंब बनाया, ठीक है ना, दूसरा लंब बनाया। अब यहां पर मैं प्रकाश की किरण को लंब के थ्रू भेजूंगा। कैसे भेजूंगा? लंब के थ्रू। आप इस जो साइड में जो वीडियो चल रहा है छोटा सा, उसमें भी देख सकते हैं शुरुआत में क्या होता है। शुरुआत में आपकी लाइट अगर लंब के थ्रू चलती है तो सीधी की सीधी निकल जाती है, कोई बेंड नहीं होता आपकी लाइट में, ठीक है ना, कोई एंगल चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे वही लेते हैं केस, ये आपके प्रकाश की किरण लंब के साथ में आ रही है, और जब लंब के साथ में आ रही है तो यहाँ पर एंगल कभी भी चेंज नहीं हो रहा है। एंगल का जो चेंज बाकी सब में देख रहे हैं, जैसे जैसे आप लंब के साथ एंगल चेंज करते जा रहे हो, आपका प्रकाश का अपवर्तन उसी हिसाब से हो रहा है। लेकिन जब आपका एंगल शून्य है, या फिर बोलूं तो लंब के साथ ही आप प्रकाश की किरण को छोड़ते हो, तो वहां पर एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि 0 होगा। सिर्फ एक ही कंडीशन है जब एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, वो क्या है? जब एंगल कितना हो? 0 हो, ठीक है ना। ये याद रखना, ये लंब वाला सीन है, बिल्कुल, ठीक है ना। नेक्स्ट। तो दोस्तों अब हम यहां बात करेंगे अपवर्तन के नियम की। हमारे पास अपवर्तन के दो नियम रहेंगे, उनके द्वारा अपवर्तन को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहां पर हम प्रकाश के अपवर्तन के दो नियमों को समझेंगे। जैसे कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, लगभग लगभग वैसे के वैसे ही प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। ध्यान से देखें, सिमिलरिटीज है काफी। एक में उसी माध्यम में लौट जाती है प्रकाश की किरण, एक दूसरे माध्यम में लौट जाती है, ठीक है ना, यही अंतर है बस। ध्यान से देखेंगे आप। पहला जो नियम कहता है वो बोलता है कि आपतित किरण, अभिलंब व अपवर्तित किरण, तीन किरणों की बात, तीन चीजों की बात की है। आपतित किरण जो पहले माध्यम से आएगी, अभिलंब जो इंटरफेस पहले माध्यम और दूसरे माध्यम का जो पृष्ठ बनेगा, बाउंड्री, वहां पर अभिलंब खींचेंगे, ठीक है। अब वहां से जो अपवर्तित किरण, जो दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी, वो अपवर्तित किरण होगी। यह आपतन बिंदु पर सदैव तीनों एक ही तल में उपस्थित होंगे। इसका मतलब क्या है? जैसे कि मैंने सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा? माध्यमों को सेपरेट करें, ठीक है। पहला मेरा माध्यम क्या है दोस्तों? कोई सा भी माध्यम ले ले, ये मेरा पहला माध्यम है, ये मेरा दूसरा माध्यम है। अब प्रकाश की किरण आती है, आ गई प्रकाश की किरण। अब मुझे लंब बनाना पड़ेगा इसी बिंदु पर, ये लंब हो गया। अब आप देख सकते हैं प्रकाश की किरण और लंब तो एक बिंदु पर है ही सही। अब इसी बिंदु से दूसरे माध्यम में प्रकाश का क्या होगा? अपवर्तन होगा, ठीक है। अपवर्तन कराएं प्रकाश का, ठीक है। कायदे से आपकी प्रकाश की किरण कैसे कैसे जानी चाहिए थी? सीधी जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन अपवर्तन के कारण क्या हो जाएगी? अगर मैं दूसरे माध्यम को सघन माध्यम मानूं तो लंब की ओर मुड़ जाती है। पहला वाला एंगल आई हो जाता है, दूसरा वाला एंगल आर हो जाता है, ठीक है ना। ये आपकी आपतित किरण,
ये वाली आपकी अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है। और आपका लंब जो है वो ये रहा। अब आप देख सकते हैं डायग्राम में ये तीनों एक ही तल में उपस्थित हैं। अगर मैं यहां पर ऐसे बनाता हूं, ये y और x, अगर इसको एक्स वाई लेता हूं तो ये एक्स वाई तल हो जाएगा। तो उसी हिसाब से अगर मेरी आपतित किरण एक्स वाई तल में आ रही है तो लंब भी एक्स वाई तल में बनेगा, और मेरी अपवर्तित किरण जो होगी वो भी एक्स वाई तल में ही आगे ट्रेवल करेगी। ये नहीं कि भाई साहब अगला जेड एक्स वाई में तो शुरुआत में आपकी आपतित किरण ट्रेवल कर रही थी और पता चला वो मुड़ के एक्स जेड या वाई जेड तल में ट्रेवल करने लगी। ऐसा नहीं होगा। अगर एक्स वाई तल में हम ट्रेवल कर रहे हैं तो वो अपवर्तित वाली भी एक्स वाई तल में ही ट्रेवल करेगी और लंब भी उसी तल में रहेगा। ये प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है। अब जब भाई मैं दूसरे नियम की बात करूं, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम की बात करूं, वो इंपॉर्टेंट वाला। ये पहला वाला तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के जैसा हो गया, ये तीनों किरण अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित जैसे एक ही तल में थे, ये भी बिल्कुल ऐसे ही एक ही तल में होंगे। अब बात है मेन वाला, जैसे एंगल आई आर के बराबर था परावर्तन में, वैसे ही यहां पर भी एक नियम निकल के आएगा, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर होगा नियतांक के। तो देखेंगे वो क्या है परिभाषा के रूप में। यहां पर दे रखा है किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक निश्चित रंग तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए, सबसे पहले दो माध्यम लेंगे, पहला माध्यम दूसरा माध्यम, तभी अपवर्तन होगा। जब माध्यम बदलते हैं तभी अपवर्तन होता है, ठीक है ना। अब आपको जो प्रकाश लेना पड़ेगा, जो प्रकाश की किरण लोगे वो भी एक निश्चित कलर की लोगे, व्हाइट लो, रेड लो, ग्रीन लो। अपन ने डायग्राम वो सॉरी वीडियो देखा था, उसमें आपकी प्रकाश की किरण ग्रीन कलर की आ रही थी ना। तो हर कलर का एक तरंग दैर्ध्य निश्चित होता है, ठीक है ना। तो आप एक निश्चित रंग की या फिर निश्चित तरंग दैर्ध्य का प्रकाश ले लेंगे, ठीक है ना। अब उसको जब किसी भी दो माध्यमों के पृष्ठ पर आपतित कराएंगे तो अपवर्तन होगा, ठीक है ना। तो अपवर्तन होता है तो शुरुआत में आपका एक कोण बनता है जिसे बोलते हैं आपतन कोण लंब के साथ। फिर जब अपवर्तन हो जाता है तो बनता है अपवर्तन कोण। अब इन दोनों के ज्या बोले तो साइन का जो साइन आई अपॉन साइन आर का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, एक नियतांक निकल के आएगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर क्या होगा, हमेशा एक नियतांक नंबर निकल के आएगा, और इस नियतांक को बोलते हैं हम अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं भाई साहब, अपवर्तनांक बोलते हैं हम, ठीक है। इसको जनरली एन से डिनोट करते हैं। और साइन आई अपॉन साइन आर, ये सारा खेल दो माध्यमों में हो रहा है। माध्यम एक से जब माध्यम दो में जा रहे हैं तो यहाँ पे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष ऐसे लिखा जाता है दोस्तों। जिसके सापेक्ष होता है उसको पहले लिख दिया जाता है, और मतलब आगे होता है, और जो आपका जिसका आपका अपवर्तनांक निकालना होता है, जिस माध्यम का निकालना होता है अगले माध्यम में पिछले माध्यम के सापेक्ष, तो उसको यहाँ पे लिखा आ जाता है, ठीक है ना। बहुत सारी बुक्स में से मिलेगा और बहुत सी बुक्स में क्या मिलेगा, ऐसे मिलेगा। तो जो n के साथ इस साइड में रहेगा, इस साइड में उसका ही अपवर्तनांक रहेगा। ये 1 वाला और ये वाली चीज आगे पीछे हो सकती है, तो जो आगे पीछे होगा वो क्या होगा, उसके सापेक्ष निकालेंगे हम, ठीक है। ये हो गया खेल। अब आगे चलते हैं। और दोस्तों ये जो नोटेशन होता है, जैसे हम लिखते हैं इसको, ये हो गया आपका n, ये 1n2 या फिर n2 1। ये जो नोटेशन है इनको कैसे लिखा जाता है मैंने आपको वैसे समझा दिया, तो हल्के में समझाया थोड़ा सा इजीली। और आपको और अच्छे तरीके से समझना है तो इसी प्रकाशीय ज्यामिति की आपकी YouTube पर ही एक प्लेलिस्ट होगी, तो उसमें जाके देखें। अलग से मैंने इसको बढ़िया से एक्सप्लेन करके समझा रखा है, तो वहां पे एक बार जाके देख ले अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया हो तो, ठीक है ना। बड़ा अच्छे से समझा रखा है तो वहां पे देख लेना। तो आपको यहाँ पे पता चला कि, और ये इस नियम को क्या बोलते हैं हम, आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में या 9 में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं स्नेल्स नियम, स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम इससे आया ही है, अनुपात वाला, ठीक है ना। स्नेल का नियम कहता है कि पहले माध्यम, जिस माध्यम से आप आ रहे हो, आपतित करा रहे हो प्रकाश की किरण,
उस माध्यम का उस माध्यम में जो कोण बनाएगा आपतित किरण, उसका ज्या बराबर होगा जिस माध्यम में आप गए उसका अपवर्तनांक इनटू उस माध्यम में जो प्रकाश की किरण अपवर्तित हुई है उसके कोण का ज्या। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां से ही लिख सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर क्या हो जाएगा भाई, n2/n1, और यही हो जाएगा 1 के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है ना। तो ये ऐसा गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n2/n1, या फिर इसको लिख सकते हैं 1n2 या फिर n21। ठीक है ना। दूसरे का ये हमेशा इसके चिपके रहेगा इस साइड में, तो इसी का अपवर्तनांक निकालना है, ये 1 आगे पीछे हो सकता है। ठीक है ना। ये आपका प्रकाश का अपवर्तनांक हो जाएगा, सॉरी प्रकाश का अपवर्तनांक क्या, माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा। अपवर्तनांक से मतलब क्या है कि वो प्रकाश की किरण को कितना बेंड कर सकता है टुवर्ड दी लंब बोले तो परपेंडिकुलर, और फ्रॉम अवे दी परपेंडिकुलर। जैसे कोई माध्यम, दो माध्यम होंगे अपने पास, एक होगा विरल और एक होगा सघन माध्यम। और सघन माध्यम कैसा होगा, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो सघन, जिसका कम होगा अपवर्तनांक वो विरल माध्यम हो जाएगा। एक तरीके से एक दूसरे के सापेक्ष होते हैं, अकेले तो ऐसे मैं बता नहीं सकता हूं। ठीक है ना, कि ये सघन है या ये विरल है। जब दो माध्यमों को कंपेयर करेंगे तभी पता चलेगा कि भाई साहब ये सघन है या फिर विरल है। विरल का क्या होगा, अपवर्तनांक कम होगा, सघन का अपवर्तनांक ज्यादा होगा। वैसे ही देखें, अब मैं प्रकाश क्या कराता हूं, अपवर्तन, ये हो गया, ये आर हो गया, इधर आई हो गया, तो मैं लिखूंगा साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, क्या हो जाएगा n2/n1। ठीक है, ये हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब और ये n2 और n1 की वैल्यू कहां से निकालेंगे, देखो इसके लिए स्पेशली याद रखना, n2 या फिर n1 का जो भी मान होगा वो हो जाता है c/v, और यहाँ पे v2 ले लेंगे। नॉर्मली n अपवर्तनांक बराबर होता है c/v। क्या होता है c/v दोस्तों, आप जानते c का मतलब है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल, v क्या हो जाएगा, किसी भी माध्यम में, जैसे n2 माध्यम में ले रहा हूं तो उस माध्यम में प्रकाश की क्या चाल होगी वो आपको यहां पे लिखनी पड़ेगी, तो उस माध्यम में आपका अपवर्तनांक निकल के आ जाएगा। ठीक है, उस माध्यम का अपवर्तनांक निकल के आ जाएगा। सिंगल आपको अगर अपवर्तनांक निकालना है, किसी के सापेक्ष नहीं निकालना। ठीक है ना, ये हो गया। अब अगली बात है n1 का निकालना, तो n1 बराबर c/v1 हो जाएगा। c का तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रहेगा, और v का जो है उस माध्यम में प्रकाश की चाल का वेग कितना है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे n2 का मान रख सकते हैं और n1 का मान रख सकते हैं, एक बार रख के देखते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ n2/n1 बराबर हो जाएगा दोस्तों, n2 का क्या था c/v2, और n1 का क्या था c/v1, तो ये c से c गया, तो n2/n1 कितना बचेगा, v1/v2। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, v1 क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल पहले माध्यम में, v2 क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल सेकंड माध्यम में। ठीक है, अब अगला केस देखते हैं। जैसे यहां पर लेते हैं हम ये पहला माध्यम दूसरा माध्यम। ठीक है, अगर मैं दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाऊं तो, ठीक है, लंब बना लो, यहाँ पे मेरे प्रकाश की किरण जा रही है, तो पहले जिस भी माध्यम में जा रहा हूं वो आपतित करा रहा हूं मैं, तो एंगल आई हो जाएगा। अब ये कायदे से ऐसे जानी चाहिए थी, अगर ये ऐसे मुड़ जाती है तो एंगल आर यहाँ पे हो जाएगा, ये अपवर्तित हो गया। तो क्या लिखूंगा मैं, ये n2 हो जाएगा, यहाँ पर n1 हो जाएगा। तो अब स्नेल के नियम से जिस माध्यम से आप आपतन करा रहे हो वो माध्यम, जिस माध्यम से आप आपतन करा रहे हो उसमें कौन सा कोण बना रहे हो, साइन आई बना रहे हो, तो उसकी ज्या साइन आई। अब बराबर किस माध्यम में गए, n1 में गए अभी, तो क्या हो जाएगा, और n1 हो जाएगा, और उस माध्यम का जो एंगल था, प्रकाश की किरण का जो एंगल था लंब के साथ, उसकी ज्या गुणनखंड में आ जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो n2 sin i बराबर n1 sin r। ठीक है ना, पहले अभी तक क्या कर रहे थे अपन, ऊपर से नीचे की ओर जा रहे थे, 1 से 2 की ओर जा रहे थे, अब 2 से 1 की ओर रिवर्स में करें तो क्या सीन होगा देखते हैं।
तो अपना एक ही रूल होता है साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है ना। साइन आई अपॉन साइन आर करता हूं तो क्या हो जाएगा, n1 अपॉन n2। दोस्तों अभी तक का आपको फॉर्मूला लग रहा होगा कि साइन आई अपॉन साइन आर क्या होना चाहिए था, n2 बाई n1 होना चाहिए था। सर अभी तो आपने थोड़ी देर पहले ये पढ़ाया था, ये कैसे कैंसिल हो गया यहाँ पे, क्यों? क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में हम पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहे थे। कहां पे जा रहे थे, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में, और इस वाले फॉर्मूले में हम दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रहे हैं। तो ये हो गया पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष। तो यहां पर ये कंडीशन चेंज हो जाती है, हमेशा ये नहीं कि रट लो, आप समझना कि आप किस माध्यम से किस माध्यम की ओर जा रहे हो वो लिखना होता है। यहां पर दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रहे हो तो दूसरे माध्यम में जा रहे हो, दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रहे हो तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इनटू उस माध्यम में जो एंगल बना रही है प्रकाश की किरण, एंगल आई बना रही थी, बराबर दूसरे माध्यम जो अगले माध्यम में n1 में गए उस माध्यम का अपवर्तनांक इनटू उस माध्यम में कौन सा कोण बना रही थी उसका ज्या आर, साइन आर, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना, किस माध्यम से किस माध्यम में जा रहे हो हमेशा उसको फॉलो करना, ठीक है ना। यहाँ पे चेंज हो जाता है। अब दोस्तों लास्ट केस लेके चलता हूँ, इसमें पूरा ढंग से समझ लेंगे एक और बार, ठीक है। पहला माध्यम लेता हूँ, ठीक है, और दूसरा माध्यम लेता हूँ। ये मेरा लंब है, मेरी कोई प्रकाश की किरण आती है, ठीक है, यहां पर आ गई, लंब के साथ एंगल आई बनाया उसने, बना दिया। अब सीधी जाने चाहिए थी लेकिन अपने पथ से विचलित हो जाती। मैं मानता हूं जो सेकंड माध्यम है वो अपना सघन माध्यम है, और सघन माध्यम में आपकी प्रकाश की जो किरण होती है लंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है, ये लंब की ओर मुड़ गई, सॉरी दोबारा बना देता हूं, ठीक है, ये लंब की ओर मुड़ गई। और लंब से कितना एंगल बना, एंगल आर बना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोले तो अपवर्तन कोण बन गया हमारा। अब केस समझेंगे, पहला माध्यम दूसरा माध्यम। पहले माध्यम से जब मैं दूसरे माध्यम में जाता हूं तो मैं क्या लिखता हूं दोस्तों, n1 पहले माध्यम का अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है ना। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, निर्वात के सापेक्ष, n1 साइन आई पहले माध्यम में जो गया था उसका अपवर्तनांक इनटू उसमें कौन सा एंगल बना रहा था, लंब के साथ एंगल आई बना रहा था, ठीक है, क्लियर है। अब दूसरे माध्यम में गया, उसके लंब के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, ये बना रहा है साइन आर, ये स्नेल का नियम हो गया हमारा। तो यहां से लिख सकता हूं मैं साइन आई अपॉन साइन आई आर बराबर क्या हो जाएगा, n2 बाई n1, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1n2 या फिर n21, ठीक है ना। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, ये हो गया केस। अब मैं अगला केस लेता हूं, अगर मैं अपनी प्रकाश की किरण को रिवर्स कर दूं सेम पाथ पे, ठीक है ना, सेम पाथ पे रिवर्स करने की बोल रहा हूं तो एंगल वही रहेंगे, एंगल में कोई छेड़खानी नहीं होगी। सेम पाथ पे रिवर्स कर देता हूं, आपको पता है प्रकाश की किरण सेम पाथ को फॉलो करती है, रिवर्स में और सेम डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। अगर मैं मान के चलता हूं कि पहले मैं नीचे ऊपर से नीचे आ रहा था, अब मैं चलता हूं कि नीचे से ऊपर की ओर जा रहा हूं, ठीक है, सॉरी हटा देता हूं एक बार, ये ऐसे हो जाता है, ठीक है ना। अब मैं नीचे से ऊपर की ओर जा रहा हूं, ऑब्वियसली बात है नीचे वाला सघन माध्यम लिया, उसमें अगर कोई भी आर एंगल होता है, ठीक है ना। अब मैं सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाऊंगा तो मेरा जो एंगल है वो लंब से क्या होगा, ज्यादा दूरी पर जाएगा, क्योंकि लंब से दूर की ओर भागने की कोशिश करेगी मेरी प्रकाश की किरण, ठीक है ना। तो यहाँ पर एंगल आई ज्यादा रहेगा, तो सेम बात को फॉलो कर रही है ये। तो इस वाले के लिए मैं क्या लिखूंगा, मैं ये पिछले केस से अलग है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं सेम पाथ को फॉलो करवा रहा हूँ प्रकाश की किरण को, और पिछला वाला केस अलग था। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं n1 सॉरी
पहला माध्यम कहां से आ रही है प्रकाश की किरण हमारी इस वाले केस में? नीचे से ऊपर 2 से, यहाँ पे पहला लिख देता हूँ, 1 से 2 में गए थे, यहाँ से 2 से 1 में गए थे, ठीक है ना। तो N2 के साथ कौन सा एंगल बन रहा है? साइन R बराबर N1 में कौन सा एंगल बन रहा है? साइन I। ठीक है, हो गया। तो मैं साइन I अपॉन साइन R क्या लिख सकता हूं यहां पर? हाँ, या फिर एक तरीके से ये मैं कह लूं, इसको लिख सकता हूं मैं साइन R अपॉन साइन I लिख देता हूं। ये क्या हो जाएगा? N1 अपॉन N2। इसको लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं मैं? या तो 2N1 बराबर N12। ये वाला केस हो गया कि पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष, ठीक है ना। पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष, ये हो गया। जब मैं दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाऊंगा और साइन R अपन साइन I करूंगा तो N1 अपन N2 आएगा। और जब मैं पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा तो साइन I अपन साइन R था, तो N2 बाई N1 आ रहा था। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि ये एक दोनों के रिवर्स, ये एक दूसरे के क्या होते हैं? रिवर्स होते हैं, ठीक है ना। साइन I अपॉन साइन R क्या होता है? N2 बाई N1 होता है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे भी और N2 बाई N1 को क्या लिख सकता हूं मैं? इसको N2 ऐसे लिख सकता हूं, N21, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1 अपॉन N12, वही हो जाएगा ये। इसका मतलब क्या है 1 अपॉन N2 का? इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष, तो N2 ऊपर चला जाएगा, N2 बाई N1, तो वही हो जाएगा। तो जब हम प्रकाश की किरण को रिवर्स पाथ पे ट्रेवल कराते हैं और जब अपवर्तनांक निकालने की कोशिश करते हैं तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं? सापेक्ष में अगर निकालने की कोशिश करते हैं तो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जब मैं पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता हूं तो दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक लिखता हूं मैं क्या लिखता हूं? N21 लिखता हूं। और N21 किसके बराबर होता है? साइन I अपॉन साइन R के, ठीक है। और जब 2 से 1 की ओर ले जाता हूं तो N12 लिखता हूं, वो किसके बराबर होता है? साइन R अपॉन साइन I के। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं, अगर इसको चेंज करता हूं मैं तो 1 अपॉन N12 बराबर हो जाएगा साइन I अपॉन साइन R, ठीक है ना। यहां से इन दोनों को बराबर कर दो तो लिख सकता हूं मैं N21 बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन N12। ये आपको याद रखना होगा, सेम पाथ जब फॉलो करते हो उसके लिए ये केस, ठीक है। अगला दोस्तों, अब हमारे पास अगला जो परिभाषा हमें जाननी है, इंपॉर्टेंट है, वो है निरपेक्ष अपवर्तनांक की। किसकी? निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है उसकी परिभाषा देखेंगे एक बार। यदि प्रकाश की किरण निर्वात से चलकर किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक हो जाता है। दोस्तों, अपन ने क्या लिखा था? जैसे N2 बाई N1 लिखता हूं मैं, यहां पर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। जब यहाँ पे जो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, अगर यहाँ पर जो पहला माध्यम है अगर निर्वात हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? अब यहाँ पे N2 क्या हो जाएगा? N2 बाई 1 क्या हो जाएगा? निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या हो जाएगा? निरपेक्ष, निर्वात के सापेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस निरपेक्ष अपवर्तनांक की वैल्यू कैसे निकालोगे? इसकी वैल्यू निकालने का तरीका है कि n बराबर होता है c बाई वी। क्या होता है? c बाई वी। c बाई वी क्या है दोस्तों? c है प्रकाश की चाल निर्वात में, जो कि होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और v क्या है? जिस माध्यम में आप चला रहे हो प्रकाश को, अब उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है वो यहां पर लिखी जाती है, जिससे उस माध्यम का आपको अपवर्तनांक प्राप्त हो जाता है।
जैसे मुझे N2 निकालना है तो C/V2 कर दूंगा। V2 बोले तो उस माध्यम में उस प्रकाश की चाल कितनी है। निर्वात में तो 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाती है। जैसे माध्यम चेंज होता है तो और निर्वात से ज़्यादा चल नहीं सकती, 10⁸ मीटर पर सेकंड से ज़्यादा कहीं पे मुझे स्पीड नहीं मिल सकती प्रकाश की। तो ऑब्वियसली बात है, नीचे मुझे कम ही मिलेगी। किसी भी माध्यम में जाऊंगा तो मुझे प्रकाश की चाल कम ही मिलेगी। ठीक है ना दोस्तों, ये हो जाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। जब मेरा अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष लिया जाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक हो जाता है। तो दोस्तों लास्ट में मुझे कुछ बातें बतानी थी इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला, जो ये आपका अपवर्तनांक है वो एक मात्रकहीन राशि है। म्यू, इसको ये भी याद रखना है, इसको म्यू से भी कई बार डिनोट करते हैं और एन से भी डिनोट करते हैं। ठीक है ना, आगे पीछे 1 2 ये लग जाता है। ठीक है, इसको म्यू से भी डिनोट करते हैं, इसको एन से भी डिनोट करते हैं, और ये एक मात्रकहीन राशि है। मात्रकहीन राशि, मात्रकहीन राशि क्यों है? क्योंकि साइन आई अपॉन साइन आर होता है। ठीक है, वो 2 1 निकल के आता है। ओके, और आपको पता है एन बराबर क्या होता है? C/V होता है। C में ऊपर भी, यहाँ पर ये भी ठीक है, और यहाँ पे भी देखेंगे तो C/V होता है। C का मात्रक है मीटर पर सेकंड, V का मात्रक है मीटर पर सेकंड, ये दोनों भी एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो यहाँ पे कोई मात्रक नहीं बचता इनका, तो कैंसिल। ठीक है ना, मात्रकहीन राशि हो जाती है। अब अगली बात करता हूं मैं कि सबसे कम जो अपवर्तनांक होता है वो निर्वात का होता है। अपन उसको 1 लेते हैं, इसको लगभग वायु का भी इतना ही लेके चलते हैं। ठीक है, अब ये जो अपवर्तनांक है किस पर निर्भर करता है? निर्भरता जो होती है इसकी पदार्थ की जो प्रकृति होती है उस पर डिपेंड करती है। पदार्थ की प्रकृति कैसी है, ठीक है ना, और माध्यम की भौतिक अवस्था कैसी है। प्रकृति बोले और भौतिक अवस्था, जैसे मान लो पानी लेता हूं मैं, पानी की भौतिक अवस्था चेंज होती रहती है टेम्परेचर प्रेशर के हिसाब से। एक टाइम पर वो पानी द्रव में रहेगा, गैस में रहेगा और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो बर्फ जब बन जाएगा तो अलग तरीके का अपवर्तनांक होगा, गैस बन जाएगा तो अलग तरीके का अपवर्तनांक होगा, और पानी में अलग अपवर्तनांक होगा। तो वस्तु की भौतिक अवस्था क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा। अगला, ये जो आपका निर्भरता है ये इसकी किसकी, अपवर्तनांक की, वो डिपेंड करती है भैया आपके एटमॉस्फेयर का ताप कितना है, क्योंकि ताप बदलेगा तो भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो उससे भी चेंजेस आ सकते हैं। अब अगला है कि प्रकाश का रंग, प्रकाश का रंग, प्रकाश का रंग कैसा है उस पे भी डिपेंड करता है। अलग अलग प्रकाश के रंग के लिए अलग अलग बिहेवियर होते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकाश के रंग के लिए लेमड़ा का मान अलग अलग होता है। लेमड़ा चेंज होगा तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी में भी अंतर आएगा। वेलोसिटी में अंतर आएगा तो आपका यहाँ पर जो v है वो चेंज होगा। v चेंज होगा तो सीधा सीधा इनको भी चेंज करेगा। ठीक है, अब अगली बात है कि जो आप एक पर्टिकुलर कोई माध्यम लेते हो और उस माध्यम के लिए डिफरेंट कलर्स यूज करते हो, तो उस माध्यम का जो अपवर्तनांक है आपके कलर पे भी डिपेंड करता है कि रंग कौन सा है। तो अगर यदि बैंगनी के लिए मैक्सिमम अपवर्तनांक मैक्स एन और लाल के लिए मिनिमम एन, तभी जितने भी सिग्नल्स होते हैं आपके रेड कलर में लिए जाते हैं। किस कलर में लिए जाते हैं? रेड कलर में लिए जाते हैं, क्योंकि इनका जो मतलब अपने पथ से विचलित होने की जो प्रवृत्ति होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि इनका अपवर्तनांक लाल कलर के जो प्रकाश होते हैं और लाल कलर के जो पदार्थ होते हैं उनके जो प्रकाश किरण निकलेगी उनका जो अपवर्तन होगा बहुत लेस अपवर्तन होगा, बहुत कम अपवर्तन होगा।
तो उसको अगर सीधा जाना है तो वो सीधे जाने की पूरी कोशिश करेगी इस वजह से, और अपने पथ से विचलित नहीं होगी। तो जहां पर इसको पहुंचना चाहिए, जहां पर कोई साइन बोर्ड लगाया मैंने, तो ऐसा ना हो कि अपने वो किसी मौसम में परिवर्तन की वजह से अपने पथ में, उसके पथ में विचलन हो जाए और जो हमें सामने का बोर्ड भी दिखाई ना दे। कई बार एनवायरनमेंट चेंजेस होते रहते हैं, वातावरण में परिवर्तन आते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको सामने की चीजें ना दिखे। क्यों नहीं दिखे? क्योंकि अगर आपका वातावरण चेंज हो गया तो अपवर्तन होने के चांसेस है। तो अपवर्तन हो गया तो आपके जहाँ पे जो बोर्ड लग रहा है वो कहीं और दिखाई देगा, क्योंकि आपके प्रकाश की किरणों का विचलन हो जाता है। तो यहाँ पे रेड कलर की जो साइन बोर्ड्स होते हैं उनकी प्रकाश की किरणों का विचलन बहुत कम होता है, इस वजह से हमें वो दूर से भी दिखाई देते हैं। ठीक है ना, इसलिए रेड कलर का यूज करते हैं। मिनिमम अपवर्तनांक मैंने बता दिया निर्वात का होगा, और मैक्सिमम अपना जो डायमंड का लेके चलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है वो कहता है भाई साहब, जो आपका जब प्रकाश का अपवर्तन होता है, जैसे प्रकाश यहां से यहां पर अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है, ऊपर से अंदर की ओर जा रहा है, तो यहां पर जो प्रकाश की किरण थी और यहां पर जो प्रकाश की किरण है, इन दोनों के तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होगा, दोनों चेंज होंगे। यहाँ की प्रकाश की किरण का तरंग दैर्ध्य अलग होगा, यहाँ की प्रकाश की किरण का तरंग दैर्ध्य अलग होगा। यहाँ ऊपर वाली जो प्रकाश की किरण है उसकी तीव्रता और नीचे वाले प्रकाश की किरण है उसकी तीव्रता में भी अंतर आएगा। ठीक है ना, तो तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होता है, तीव्रता में परिवर्तन होता है, लेकिन जो आपकी, या फिर मैं बोलूं प्रकाश की किरण है, उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या? आवृत्ति में कभी भी परिवर्तन नहीं होता। आवृत्ति का खेल हम देखेंगे अगले वाले चैप्टर में, ठीक है ना, वहां पे मैं पूरा समझा दूंगा इस चीज को कि आवृत्ति में परिवर्तन क्यों नहीं होता। हाइगेंस के सिद्धांत की मदद से जो अपन एक्सपेरिमेंट वहां पे देखेंगे, वहां पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे याद रख लेना कि तीव्रता में परिवर्तन होता है, तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होता है, और आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता कभी भी अपवर्तन के दौरान में। तीव्रता में क्यों होता है? क्योंकि तीव्रता में आंशिक अवशोषण, किसी भी प्रकाश की लाइट का आंशिक अवशोषण होता है और आंशिक परावर्तन होता है, जिस वजह से जितनी इंटेंसिटी के साथ आई थी उसमें से कुछ इंटेंसिटी एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं और कुछ रिफ्लेक्ट कर लेते हैं और बची कुची को अपवर्तित करा देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपना हो गया एक तरीके से छोटा सा प्रकाश का अपवर्तन का लेक्चर। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो मुझे जरूर कमेंट करें, बताएं। ठीक है, राधे राधे।